हेलो एवरीवन। तो जनरल स्टडी बूस्टर में हम लोग फिर से आए हैं और इस बार जो है टॉपिक अच्छा है और कोशिश यही करेंगे कि 8 के 8 लेक्चर्स 8 के 8 सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, ये हफ्ते में 3 बार आता है। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, इसकी लेंथ जो है 20 से 25 मिनट के राउंड होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब आपने जो प्रीफेस पढ़ा है कि 1857 की जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें अंग्रेजों को यह बात पता चल गई थी कि अब हम यहां पर बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते हैं, अब हमें इनके साथ थोड़ा से पीसफुल ट्रीटी बनानी होगी। ठीक है, ये कंक्लूजन है। अब इसमें हुआ क्या, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। ठीक है, फिर क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ठीक, अब इस राउंड में 1858 में वायसराय बना दिया गया। ठीक है, वायसराय कब से आया, 1858 के एक्ट में आया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसका मसला क्या था कि जो ये वायसराय था ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता था। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि 1858 के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। अब ब्रिटिश क्राउन जो है हेड बन के सामने आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, तब वो चीजें समझ में आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब सेकेंडरी बना दिया है, बस वो थोड़ा बहुत काम करो, बाकी जाओ। ठीक, अब हम देखेंगे, कौन देखेगा, क्राउन देखेगा। इन लोगों को हटा दिया गया। ठीक, लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें इन्होंने जो बताया वायसराय की जो है काउंसिल है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा आपको डिटेल देनी है। ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी 15 मेंबर की कमेटी होती है। ठीक, जो रिपोर्ट बनाएगा ये ब्रिटिश क्राउन के पास जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। ये चीज है, किस किस चीज को एबॉलिश करा गया है ये भी देख लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश करा है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश करा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इसको लेके आए हैं। ठीक, एक पॉइंट आप ये मेंशन कर लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेके आए हैं। किसको किसको एबॉलिश करा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये हटा के हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेके आए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में ब्रिटिश काउंसिल के कुछ मेंबर्स हैं, वो डील करते हैं जितने भी इश्यूज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। 15 मेंबर की कमेटी होती है जो असिस्ट करती है उस काउंसिल को। ठीक है, ये आपका हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ हम थोड़ा से और एक्सटर्नल सेगमेंट्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। इसमें कॉन्स्टिट्यूट करा गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द काउंसिल कोऑपरेट को एंड कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, यानी कि जो सुई का है, जैसे मान लो कोई भी केस है वो ये लड़ेंगे। ठीक है, इसमें केस का क्या मसला है कि कोई भी इश्यू आता है तो वो कहा गया यार, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये सब कुछ डील करेगा। कोई भी इशू आता है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डील करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1857 के रेवोल्यूशन के बाद इसको लेके आए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के वायसराय को लेके आए। ये आपको मेन समझना है, ये मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। गॉट इट। पॉलिटिक्स का एक पोर्शन हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में न्योलिथिक एज की हम बात करते हैं। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू, और लिथिक का मतलब स्टोन। अब यहां न्यूलिथिक स्टोन एज आ गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये चीज है। अब इसको वर्ड को हमने किसने दिया है, सर जॉन लुबेक ने 1865 में। पॉइंट नंबर 2, जॉन वी गॉर्डन चाइल्ड टर्न द न्यूलिथिक फेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। यहां पर चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बूस्ट हुआ। अब यहां पर स्टोन को और थोड़ा से फास्ट बनाया जा रहा था।
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या था, रेक्टेंगुलर एक्सेस बनाए जाते थे, ठीक है, कर्व कटिंग एज के, ठीक है, इस तरह से एक्स बनाए जाते थे, हथौड़ी बनाई जाती है उस तरह से। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पॉलिश स्टोन बनाए जाते थे। साउदर्न पार्ट में क्या था, एविडेंस मड ब्रिक हाउसेस, मड ब्रिक्स हाउसेस थे, ठीक है, और मेहरगढ़ में भी अवशेष मिले हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। कुछ अभी और है, ठीक। गुफराल जो है एरिया लिटरली मीन द केव ऑफ पॉटर। गुफराल एरिया कहां पर पड़ता है ये आपको समझना है। गुफराल एरिया जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इस पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। बोन्स टूल्स जो है चिरांड में मिले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चिरांड कहां है देख लेते हैं भाई। चिरांड जो है आपका पटना से थोड़ा से ऊपर है, ठीक है, पटना से थोड़ा से ऊपर है चिरांड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट इसका, ठीक है, कुछ और हम सेगमेंट इसके डिस्कशन कर लेते हैं ताकि और आपका क्लियर हो जाए, कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया, वी गॉर्डन चाइल्ड ने बताया है, न्यूलिथिक फेज जो होता है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के बराबर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। टेक्नोलॉजी क्या है, पॉलिश्ड का प्रोडक्शन आया, ठीक है, स्टोन टूल्स का आया, ठीक है, पॉलिश, ठीक, एक पॉइंट ये आप याद कर लीजिएगा। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ये हुआ, रेक्टेंगुलर एक्सेस हुए, पॉलिश स्टोन हुए, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। एडवेंट ऑफ फूड, फूड का एडवेंट हुआ। फूड कौन कौन सा खाया जाता था, ठीक है, रागी का इस्तेमाल होता था, ठीक है, कॉर्न का इस्तेमाल होता था, रागी का इस्तेमाल होता था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। दूसरा पॉइंट आपका होता है स्टोन के एक्सेस होते थे, विलेज जो है सर्कुलर होते थे और रेक्टेंगुलर होते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक, तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये हमारा एंशिएंट का पार्ट भी हो गया है, ठीक। गुफराल के बारे में आपको बता दे, गुफराल क्या चीज है, गुफराल जो है केव ऑफ पॉटर है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से थोड़ा से ऊपर है, ये याद रखिएगा, ठीक है, श्रीनगर के आसपास है, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, ठीक। तो अब हम लोगों का तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया है जनरल स्टडी बूस्टर में। अब हम लोग बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग राष्ट्रकूटास के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। राष्ट्रकूटा में हमने दांती दुर्ग के बारे में लास्ट सेगमेंट में बात करा, उसको आप जाके देखिएगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में। कृष्णा वन के बारे में बात करा, ठीक है, कृष्णा वन कौन है, अंकल है दांती दुर्ग के, डिफीटेड द गंगास ऑफ मैसूर, ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर कांतिवर्मन टू आए, वाज अगेन डिफीटेड बाय हिम, कांतिवर्मन को इन्होंने हराया। ये सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कृष्णा वन से। कृष्णा वन का जो प्रोटोकॉल था 756 से 774 के बीच में था, ठीक है। और फिर इसके बाद कृष्णा वन के बाद गोविंदा आए, गोविंदा टू आए। अब यहाँ 2 और 3 इसको न मिस करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंदा टू क्या है, एक सक्सेसफुल एक्सपेडिशन है अगेंस्ट नागभट्ट ऑफ कन्नौज, ठीक। उसके बाद जो है ध्रुवा है, ध्रुवा का लाइफ प्रोटोकॉल क्या है 793 to 814 है। ही डिफीटेड नागभट्ट टू गंगेज ऑफ तलकाद, तो ये आपको याद रखना है। ध्रुवा ने किसको हराया, नागभट्ट को हराया, ठीक है। गोविंदा टू ने किसको हराया, नागभट्ट ऑफ कन्नौज को हराया, ठीक है। कृष्णा टू को किसने हराया, कृष्णा वन को किसने हराया, कांतिवर्मन ने हराया, सॉरी, कृष्णा वन ने कांतिवर्मन को हराया। इस तरह से आपको रूलर और जो उन्हें डिफीट दी है उनको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ हम और इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। फिर गोविंदा 3 आए हैं, ठीक है। गोविंदा 3, पल्लव किंग दातिका वाज सबड्यू बाय गोविंदा 3, ठीक है। सबड्यू का मतलब यानी कि मोहित कर लेना, बहुत इंप्रेस कर लेना या जीत लेना, ऐसे समझ लो। तो गोविंदा की लड़ाई किसके साथ थी, पल्लव किंग दातिका के साथ, ठीक है।
ऐसे याद कर लेना, गोविंदा 3 का दांत, ठीक, इतना याद रखना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट राजपूता रूलर है अमोघ वर्षा, इसने 64 साल हुकूमत करी है। कब से? 814 से 878 के बीच में, ठीक है, ये याद रखना। इसने अपनी कैपिटल मन्याखेत बनाई है। हिज टीचर जिनासेन कंपोज द परवस भूद्या, इसको थोड़ा से प्रोनाउंसिएशन मिस स्पेल्ड हो गया, इसको देख लिएगा। तो कुछ हम पॉइंट इसके अमोघ वर्षा के बारे में भी देखे ले रहे हैं, ठीक है। ये कल्चर और लिटरेचर को सपोर्ट करता था, कल्चर लिटरेचर को सपोर्ट करता था, ठीक है। ये फॉलोअर था जैन धर्म का, जैनिज्म का फॉलोअर था। एक पॉइंट याद रखना, वीर नारायण इसकी टाइटल थी। टाइटल क्या है? वीर नारायण, वीरा नारायण, वीर नारायण इसकी टाइटल थी। वीर नारायण इसकी टाइटल थी। कैपिटल किसको बनाया? मन्याखेत को बनाया। कैपिटल इसकी क्या है? मन्याखेत है, ठीक है। इसको अशोका बोला जाता था, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था? साउथ का अशोका भी बोला जाता था। हमने इतना लिखा नहीं है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं और हम कलेक्ट करे ले रहे हैं अपनी बुक से, नोट से, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अशोका, ठीक है। इसको विक्रमादित्य के साथ भी कंपेयर करा जाता था, तो ये बात भी आपको समझनी है, ठीक। दो रूलर हैं, एक इंदिरा वन है। इंदिरा वन का जो रूल है, इंदिरा वन का रूल है 914 से 929। ही सैक्ड कन्नौज आफ्टर डिफीटिंग महिपाल, ठीक है। महिपाल को इन्होंने हराया। फिर कृष्णा 3 आया, 934 से 963 आया। इसने कृष्णेश्वर टेम्पल बनाया, कहां पर? रामेश्वरम में। तो ये आपका मिडाइवल पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि जनरल स्टडी बूस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक बार में ही सारे 8 के 8 टॉपिक आपके कवर कर देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब 4th लेक्चर हमारा स्टार्ट हो गया है वोकैब्स का। अब थोड़ा से हल्का कर देते हैं यहां से, ठीक है। वोकैब्स भी इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कंपटीशन में बैठो या ना बैठो, वोकैब्स इंपॉर्टेंट है। वोकैब को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। एजर का मतलब क्या होता है? पार्शियली ओपन, ठीक है। एजर का मतलब क्या होता है? पार्शियली, जैसे मान लो ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, जार रखा हुआ, उसको हल्का से खोल दो, या दरवाजा हल्का से खोल दो, हाफ ओपन, ठीक। एलेक्रिटी, एलेक्रिटी का मतलब यानी कि जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को एलेक्रिटी बोलते हैं, ठीक है। एलाइनेट का मतलब क्या होता है? अलग होना। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? प्लान करना। अलाइनमेंट का मतलब यानी कि एक सुसंगठित करना, एक अरेंजमेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अलाउंस का मतलब क्या होता है? परमिशन देना, ग्रांट करना, अलाउंसेस। एल्योर का मतलब क्या होता है? लालच देना। एल्योर का मतलब यानी कि लालच करना, टेम्प्ट करना, कि ये कर दोगे ये तो ये हो जाएगा, ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ड्रीम 11 पे टीम बना लोगे तो 1 अरब के मालिक हो जाओगे, ठीक है। एल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? हीटेड आर्गुमेंट्स, ठीक है। हीटेड आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है? अल्टरकेशन यानी कि मिफिंग, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, कोलाहल, ठीक, ये चीज होती है आपका। एल्ट्रुइज्म, केयरिंग अबाउट द नीड। एल्ट्रुइज्म का मतलब यानी परोपकार, यानी किसी के साथ नेकी करना, किसी के साथ अच्छाइयां करना, दैट इज एल्ट्रुइज्म, ऑलराइट। तो दिस पार्ट आल्सो कंप्लीटेड। तो अब जो है हम नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड डेज, कॉमेमोरेटिव डेज, टॉपिक नंबर 6। इसको थोड़ा से हम और डिटेल देंगे। कभी कभी होता है कि लेंदी वीडियो बनने लगती है, उसको शॉर्ट करने के लिए, बट कोशिश यही करेंगे कि हाँ 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाए।
अब वर्ल्ड ट्यूना डे, मई का जो है कमेमोरेटिव डे ऑफ मई लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ट्यूना डे है 2 मई को है। प्रेस फ्रीडम डे, इसको लिखा नहीं है। आस्थमा डे 6 तारीख को है, ठीक है। आस्थमा डे जो है 6 तारीख को है, 6 मई को है। एथलीट्स डे 7 मई को है। थैलेसेमिया ये बीमारी है, ये 8 मई को होती है। रेड क्रॉस डे 8 मई को होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को होता है, ये आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल नर्स डे, नर्सों का डे जो होता है 12 मई होता है। नर्स यानी कि 12 नर्स, 12 नर्स मई, 12 नर्स नहीं मई, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 12 नर्स अपनी 15 फैमिली के साथ गई, ठीक है। इंडेंजर स्पीशीज 16 तारीख को होता है। म्यूजियम, ठीक है, 18 मई को होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, 12 नर्स, ठीक है, 15 मई को अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, 18 बार म्यूजियम गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ऐसे समझ लो। एड्स वैक्सीन डे 18 मई को। हाइपरटेंशन डे 17 मई को। अब इसको थोड़ा सा और याद कर लेना, म्यूजियम गई, वहां पर 17 लोगों को हाइपरटेंशन होने लगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। याद करने का मकसद है, वो चाहे जो भी आप एज ए कॉमेडी या फैक्ट कुछ भी याद करके एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। फिर जब इनकी हाइपरटेंशन हुआ तो उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन घुमाया, किसको? 17 लोगों को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो अब हम पॉइंट नंबर 6 यानी सब्जेक्ट नंबर 6 इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का अभी थोड़ा से छोटा टर्म्स है, ठीक है, छोटा लेक्चर होने वाला है। सारे लेक्चर हमारे कोशिश यही करेंगे कि हमारे लेक्चर 3 to 5 मिनट के बीच में खत्म हो जाएं और बाद में उसको और एक्सटेंड करेंगे जब वीडियो और हमारी चलने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बैंक के पास जो पैसा होता है, जो कस्टमर होता है, वो बैंक को पैसा देता है, ठीक है। कुछ फॉर्म जो होता है बैंक को रिजर्व के फॉर्म में रखना होता है और कुछ सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। कि कहीं कोई दिक्कत हो जाती है तो प्रॉब्लम हम इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये एक रूल्स और नॉर्म्स होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब जैसे मान ले कि CRR है, CRR का 3 to 5 होता है परसेंटेज। पहले बहुत था, बट 2007 के रिफॉर्म के बाद ये चेंज हो गया, ठीक है। तो CRR का ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको जो है किसी कस्टमर ने आके डिपॉजिट कराया, 100 रुपए डिपॉजिट कराया, तो आपने 3 to 5% कैश रख लिया, ठीक है। फिर कुछ पैसा जो है SLR के फॉर्म में होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि इसमें सिक्योरिटी होती है, जैसे गोल्ड किसी ने रखवा दिया या सिक्योरिटी रखवा दी, वो आपके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। अब गोल्ड, ठीक, अब यही पैसा आप बाजार में घुमा देते हो, ठीक है, ये चीज है। उससे आप इंसेंटिव निकालते हो, इससे पैसा देते हो। जो पैसा आपके पास डिपॉजिट में आया था उसको आपने एज ए लोन दे दिया हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इस तरह से दोनों चीजों से बैंक का चलता है, ठीक है, ये चीज है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एट विच RBI प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बारोइंग, ठीक है। RBI जो होता है लॉन्ग टर्म बारो देता है अपने क्लाइंट्स को, ठीक। अगर बैंक रेट बढ़ जाता है तो लोन कम हो जाएगा, सर्कुलेशन से पैसा खत्म हो जाएगा। बैंक रेट सस्ता हो जाएगा तो लोग भर भर के लोन लेंगे, ठीक है। इस तरह से याद कर लो। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? इट इज द रेट परचेज रीपरचेज विच कमर्शियल बैंक बारो फ्रॉम RBI। RBI से रेपो रेट पे कुछ लेता है, ठीक है। उसी तरीके से जो है क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, इट इज द रेट एट विच RBI बारो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक बाय मॉर्टगेज इट्स डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी टी बिल्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहां पर रिवर्स रेपो रेट में RBI लेता है। जब RBI ले रहा है पैसा तो आपका बैंक जो है होता है थोड़ा से सही उसमें चला जाता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? रिपर्चेज रेट होती है। इसमें क्या होता है, कभी कभी पैसे का शॉर्टफॉल हो जाता है, पैसे का शॉर्टफॉल हो जाता है तो बैंक क्या करता है?
आरबीआई से या अदर कॉमर्शियल बैंक से पैसा चार्ज करता है ओवरनाइट बेसिस पे, जिसको हम कॉल मनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म था। इसको हम और नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो टर्म्स छूटे हुए उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सेवेंथ सब्जेक्ट जो है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो कंप्यूटर में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में इन्होंने बताया है। ये क्या है? कंप्यूटर का नेटवर्क है अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, पब्लिक इंटरनेट में दैट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है यूजर को टू एक्सेस देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। ठीक है, यूजर को देता है कि भाई अपने एक्सेस, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है उसको एक्सेस कर लिए जब वो सिक्योरिटी मांग रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बताया है फादर ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की लेंथ क्या होती है? क्वेश्चन जो है वन लाइनर में आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, सॉरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, 32 बिट का होता है। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर जो है 64 बिट का होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? भाई एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वॉच में होता है, डिजिटल वॉच में होता है, या उसमें होता है जो बाइक होती है, डिजिटल मीटर वाली बाइक होती है, कार में अब आ गया है, इसी को हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्बेडेड सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर दैट डेडिकेटेड फंक्शन विद इन द लार्जर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऑफन विद द रियल टाइम कंप्यूटिंग कांस्टेंट। ठीक है, लाइक ए कंप्यूटर की तरह काम करता है, बस एज ए उसमें जैसे मान लो वॉच है वो भी कंप्यूटर की तरह है। ठीक है, ये हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर वो होते हैं। ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस में काम आता है। ठीक है, जैसे वॉच है, MP3 प्लेयर है, ये सब। ठीक है, डिजिट जो चलते हैं उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना बाबू। हेलो एवरीवन, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे जो पोर्तुगीज ट्रेवलर थे उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि सबसे पहले जो वास्को डिगामा था वो आया था। और वास्को डिगामा को कौन लेके आया था? जो गुजरात का एक सेलर था माजिद हुसैन। ठीक है, वो उनको यहाँ पर लेके आया था। और जब ये वास्को डिगामा आए हैं 1498 में, तो वहां का जो हिंदू रूलर था उसका नाम समुद्री था। ठीक है, समुद्री। जब ये लोग आए हैं तो यहाँ पर इनका बहुत अतिथि सत्कार होता है, बहुत इज्जत होती है। ठीक है, तो यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो कुछ देख लेते हैं पॉइंट। कहां का रूलर था? जो समुद्री था वो कालीकट का था। अब ये लोग आए, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो वास्को डिगामा के साथ इनका बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंडली रिलेशन था। ठीक है, अब ये चाह रहे थे कि मुस्लिम्स को हटा के हम खुद ऑक्युपाई कर लें सारा, मगर ये पहले राउंड में हो नहीं पाया। ठीक है, फिर 3 महीने तक जो है वास्को डिगामा रहे। और वास्को डिगामा जब लौटे हैं पोर्तुगल, ठीक है, तो इनके साथ स्पाइस के 3 जहाज गए और इन्होंने बहुत हैवी प्रॉफिट पे, बहुत ज्यादा हैवी प्रॉफिट पे काम किया है। ठीक है, यानी कि 10 रुपए के सामान को आपने 50 रुपए में बेचा। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यानी कि जो स्पाइसेस लेके गए थे यहाँ पर, वहां पर बेचा इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, इसके वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 10 टाइम्स बताया है। सबसे बड़ी चीज है पेपर। ठीक है, पेपर क्यों हुआ ऐसा, थोड़ा सा रुक के समझ लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या थी कि जब यूरोप में रेनेसा आ गया था, तो अब वहां पर लोग जो है क्या खाने लगे थे? मांस मच्छी खाने लगे थे। अब जब मीट आपको खाना है तो मीट के लिए मसालों की जरूरत होती है। अब वहां मसाले कहां से आएंगे? बीच में तो अरब बैठे हुए हैं। अब अरब को पार करके आएंगे तो वहां पर हैवी टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इन लोगों ने घूम के आए हैं केप ऑफ गुड होप, यानी कि जो अफ्रीका का जो बॉर्डर है नीचे वाला, साउथ वाला, यहां से घूम के ये लोग आते हैं, इंडिया आते हैं और फिर वहां पर गोवा में अपना बस्ती बसाते हैं। ठीक है, कालीकट में वहां बस्ती बसाते। ये पूरा फंडामेंटल है, इसको आपको याद करना है। थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा से एक्सटेंड हम करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को हम इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि इसके लेक्चर थोड़े से लेंदी हो नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम अपना लेक्चर खत्म कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पोर्टुगल ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे ऑटो टॉपिक होगा, इसको ज्यादा शेयर करें ताकि हम इसकी लेंथ को बढ़ा सके। अगर मान लिए कि 40 मिनट 45 मिनट का भी वीडियो अगर बन जाता है तो आपकी किस्मत बन जाएगी, क्योंकि आपके 8 सब्जेक्ट ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।